Good morning, students. Today we are going to explain chapter बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट. ठीक है, ये बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट चैप्टर है आपका. तो इसमें बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट में क्या होता है, इसमें जो है कैश बुक और पासबुक में जो डिफरेंसेस आते हैं उन डिफरेंसेस को हम मिलाते हैं और वो किसी पार्टिकुलर डेट को मिलाए जाते हैं. और वो जो है पार्टिकुलर डेट को जो अकाउंट होल्डर है उसके द्वारा जो है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाया जाता है. ठीक है, तो देखते हैं इसका मीन्स क्या है. तो बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट इज स्टेटमेंट. तो बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट है प्रिपेयर्ड बाय द अकाउंट होल्डर, जो कि अकाउंट होल्डर के द्वारा प्रिपेयर किया जाता है ऑन ए पार्टिकुलर डेट, किसी विशेष डेट को तैयार किया जाता है टू रिकंसिल द डिफरेंस बिटवीन द बैंक बैलेंसेस शोन बाय कैश बुक और बाय बैंक पासबुक और बैंक स्टेटमेंट. मतलब जो है बैंक पासबुक बैंक स्टेटमेंट के द्वारा जो डिफरेंस बैलेंस आते हैं उनमें जो डिफरेंस आता है उन डिफरेंसेस को मिलाने के लिए प्रिपेयर किया जाता है. ठीक है, तो इसमें दो चीज़ के डिफरेंस आते हैं, कैश बुक के और पासबुक के. तो जो कैश बुक है, कैश बुक में एंट्री कौन करता है, कैश बुक में एंट्री करता है बिजनेसमैन, ये बिजनेसमैन की होती है. ठीक है, और जो बैंक पासबुक होती है, बैंक पासबुक में कौन एंट्री करता है, बैंक पासबुक में बैंक एंट्री करता है. ठीक है, तो अगर जो कैश बुक के डेबिट साइड में कोई एंट्री की जाती है तो उसका मीन्स ये होता है कि कैश बुक के डेबिट साइड में जो अमाउंट है वो बढ़ गई है, इंक्रीज हो गई है. और जब कैश बुक के क्रेडिट साइड में कोई एंट्री की जाती है, इसका मीन्स ये होता है कि कैश बुक में वो अमाउंट जो है डिक्रीज हो गई है. ये इसका मेन पॉइंट है. ठीक है, ये बड़े ध्यान से समझना है. जबकि पासबुक में इसका अपोजिट होता है. जब पासबुक में क्रेडिट साइड में कोई एंट्री की जाती है, तो जब पासबुक के क्रेडिट साइड में कोई एंट्री की जाती है, इसका मीन्स ये है कि जो है बैंक में जो आपकी जो अमाउंट है वो इंक्रीज हो गई है, बढ़ गई है. और जब पासबुक के डेबिट साइड में एंट्री की जाती है तो इसका मीन्स ये है कि बैंक में आपके जो अकाउंट है उसमें अमाउंट कम हो गई है. जब आप बैंक से पेमेंट लाते हैं तो बैंक डेबिट साइड में एंट्री करता है. जब आप बैंक में पेमेंट डिपॉजिट करते हैं तो बैंक क्रेडिट साइड में एंट्री करता है. तो ये इसका मेन पॉइंट है. एक बार मैं रिपीट कर दूं, कैश बुक के डेबिट साइड में एंट्री करने पर कैश बुक में अमाउंट इंक्रीज होती है और कैश बुक के क्रेडिट साइड में एंट्री करने पर कैश बुक में अमाउंट डिक्रीज होती है. बैंक में अपोजिट होता है. बैंक में क्रेडिट साइड में एंट्री होने पर जो है अमाउंट इंक्रीज होती है और डेबिट साइड में एंट्री होने पर अमाउंट डिक्रीज होती है. अब इसके जो न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए कुछ रूल हैं. ये रूल है बेस मानने की जो रूल हैं. ठीक है, तो सब इसमें है बैलेंस. जब हम कैश बुक और पासबुक में एंट्री करते हैं तो इनके बैलेंस भी होते हैं, तो उनके बैलेंस से ही क्वेश्चन स्टार्ट होता है. तो बैलेंस एज पर कैश बुक और डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, यानी कि बैलेंस एज पर कैश बुक या डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, इन दोनों का मीन्स एक ही है. ठीक है, और फिर है डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक और ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक, इसका भी मीन्स एक ही होता है. तो अगर ये जो चारों डिफरेंस अगर ये होते हैं तो इसमें जो बेस है वो हम कैश बुक या बिजनेसमैन को मानते हैं. ठीक है, तो कैश बुक या बिजनेसमैन को इसमें हम बेस मानते हैं. इसका मीन्स ये है कि अगर कैश बुक में अमाउंट इंक्रीज हो रही है तो उसको हम ऐड में लेंगे और कैश बुक में अमाउंट डिक्रीज हो रही है तो उसको लेस में लेंगे. अब उसके बाद दूसरा रूल है, यह है क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक और बैलेंस एज पर पासबुक, ये सेम थिंग होती है, एक ही बात होती है. क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक और ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक. ठीक है, ये सेम होते हैं दोनों. तो अगर ये बैलेंसेज होंगे तो बेस मानते हैं पासबुक और बैंक, यानी कि फिर पासबुक और बैंक के अकॉर्डिंग चलते हैं. अगर पासबुक में अमाउंट इंक्रीज हो रही है तो ऐड पे ले जाएंगे, पासबुक में अमाउंट डिक्रीज हो रही है तो लेस में ले जाएंगे. ठीक है, तो ये बेस मानने का रूल होता है और उस बेस के अकॉर्डिंग जो है हम क्वेश्चन करते हैं. ठीक है, अब इसके जो न्यूमेरिकल कैसे करते हैं वो देखते हैं. यहाँ तो कंपनी का नाम आएगा जिसका भी जो आप बना रहे हैं. यहाँ बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन जिस डेट को भी बन रहा है, 31 मार्च को बन रहा है तो 31 मार्च आ जाएगी. ठीक है, ये है बैलेंस एज पर कैश बुक. बैलेंस एज पर कैश बुक या डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, जैसा कि मैंने आपको रूल बताया था, इसमें जो बेस है वो
पासबुक या बैंक माना जाएगा। तो इसमें अगर बैंक में अमाउंट इंक्रीज हो रही है तो वो ऐड में, और जो है अगर बैंक में अमाउंट लेस हो रही है तो लेस में। ये ऐड वाले पॉइंट्स हैं, ये सारे लेस वाले पॉइंट्स हैं। इनका टोटल यहाँ पे लग जाएगा, ये टोटल यहाँ पे आ जाएगा। ये लेस वाले पॉइंट्स हैं सारे। तो हमें पॉइंट्स को देखना है, पॉइंट्स को देख के देखना है कि कहाँ पर अमाउंट इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो अब देखते हैं, ये इसका पार्टिकुलर्स, ये डिटेल्स, यहाँ पे रुपीज, यहाँ पे ये टोटल आ गया, ये बैलेंस एज पर कैश बुक डेबिट। अब ऐड वाले पॉइंट हैं इसमें। तो अब देखते हैं, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। इसका मीन्स ये है कि हमने जो चेक इशू कर दिए, सपोज करो बिजनेसमैन से कोई पेमेंट लेने आया है तो उसे हमने चेक दे दिया, और चेक जब हमने इसको चेक दिया तो वो जो है चेक उसने बैंक में प्रेजेंट नहीं किया। तो इट मीन्स क्या हुआ कि जो अमाउंट है वो हमारे यहाँ तो इंक्रीज हो गई, और हमारे यहाँ तो अमाउंट डिक्रीज होगी, घट गई, लेकिन बैंक से वो लेस नहीं हुई। तो बैंक में वो अमाउंट प्लस हो रही है, बढ़ी हुई है, तो इसलिए वो ऐड में आ रही है। ये रीजन है इसका। तो इसकी अमाउंट यहाँ पे आ जाएगी। फिर इंटरेस्ट एलोड बाय द बैंक, बैंक के द्वारा इंटरेस्ट एलो किया गया है। तो यानी कि आपके अकाउंट में सपोज करो 20,000 रुपीज थे, उस पर जो है 500 इंटरेस्ट हो गया, इंटरेस्ट आ गया। तो यानी कि 500 की अमाउंट आपके अकाउंट में इंक्रीज हो चुकी है, तो इसलिए ऐड में आएगी। ठीक है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक, जो आपने कहीं पे पैसा इन्वेस्ट किया है तो उसका इंटरेस्ट आया, वो बैंक ने कलेक्ट कर लिया, तो अमाउंट इंक्रीज होगी, इसलिए ऐड में आ गई। डायरेक्ट पेमेंट इनटू बाय ए कस्टमर, किसी कस्टमर ने डायरेक्ट पेमेंट बैंक में कर दिया है तो उससे अमाउंट इंक्रीज हो गई, तो ऐड में आ गई। चेक पेड इनटू बैंक बट ओमिटेड रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, चेक जो है बैंक में पेमेंट कर दिया गया है लेकिन कैश बुक में रिकॉर्ड करने में ओमिट हो गया है, तो यानी वो अमाउंट जो है बैंक में इंक्रीज हो रही है, इसलिए ऐड में आएगा। उसके बाद एनी रोंग एंट्री इन द क्रेडिट साइड ऑफ पासबुक, पासबुक के क्रेडिट साइड में कोई रोंग एंट्री हो गई है तो उससे जो है पासबुक में अमाउंट इंक्रीज हो गई है। एनी रोंग एंट्री ऑन द पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक, कैश बुक के पेमेंट साइड में कोई अमाउंट हो गई तो यानी कि कैश बुक में वो अमाउंट डिक्रीज हो गई, तो बैंक में वो इंक्रीज हो गई। उसके बाद है लेस पॉइंट्स हैं, चेक पेड इनटू बैंक बट फॉर कलेक्शन बट नॉट कलेक्टेड। ये जो है ना, चेक्स जो है आपने जो है जमा करने के लिए बैंक में भेजे थे लेकिन वो कलेक्ट नहीं हो पाए, यानी कि बैंक में उनकी अमाउंट नहीं बढ़ी, इसलिए वो बैंक में कम है, इसलिए यहाँ पर लेस में है। ठीक है। उसके बाद है आपका चेक बैंक चेक पेड इनटू बैंक फॉर कलेक्शन बट डिसऑनर्ड बाय द बैंक, कलेक्शन के लिए आपने चेक भेजे लेकिन वो डिसऑनर हो गए। ठीक है। बैंक चार्जेस और कमीशन चार्ज बाय द बैंक, तो ये बैंक चार्जेस से बैंक में अमाउंट डिक्रीज होती है, इसलिए यहाँ पर आ गया। डायरेक्ट पेमेंट मेड बाय द बैंक ऑन ट्रेडर्स बिहाफ, बिजनेसमैन की ओर से जो है बैंक ने डायरेक्ट पेमेंट कर दिया, इससे बैंक में अमाउंट जो है डिक्रीज हो गई, लेस होगी। चेक इशूड बट ओमिटेड टू रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। ठीक है। तो चेक जो इशू तो किया गया था लेकिन कैश बुक में एंट्री नहीं की, तो उससे जो है बैंक में अमाउंट कम होगी, इसलिए लेस में आ गया। एनी रोंग एंट्री मेड बाय द बैंक इन द डेबिट साइड ऑफ द पासबुक, पासबुक के डेबिट साइड में रोंग एंट्री होगी तो उससे पासबुक में अमाउंट डिक्रीज होगी, इसलिए लेस में आ गई। एनी रोंग एंट्री ऑन द रिसिप्ट ऑफ द कैश बुक, कैश बुक के रिसिप्ट में कोई रोंग एंट्री हो गई तो वो पासबुक में जो है डिक्रीज हो जाएगी। ठीक। ये सारे पॉइंट जो दिए गए हैं, इनमें जो बेस जो है वो बैंक और पासबुक माना गया है। अगर बेस जो है कैश बुक या बिजनेसमैन माना जाएगा तो फिर जो लेस वाली जितने पॉइंट है सारे ऐड में चले जाएंगे, और ऐड वाले जो पॉइंट है वो सारे लेस में चले जाएंगे। ठीक है। ओके, थैंक यू।